कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो आप सभी का स्वागत है एसएनपी एडू केयर में। हम लोग आज पॉलीमर जो एक छोटा सा चैप्टर है उसका रिवीजन करेंगे। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, हम कैसे इसका सम अप कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको यही बताया जाएगा। और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम लोग जेईई मेंस का देखेंगे, नीट का देखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब के सब अच्छा है। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर पॉलीमर। कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि पॉलीमर का नाम बदल के एक्स ए पॉलीमर हम लोग रख देंगे, ठीक है। और अगर हम इसका मार्किंग की बात करें तो बोर्ड में ये 3 नंबर का है, बट कभी कभी ज़्यादा भी आता है, कभी कभी नहीं भी आता है, तो डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जब भी आपको मोटिवेशन की कमी लगे तो आप अपने मम्मी पापा को देख लीजिएगा। वो हमारे सबसे बड़ा, हमें प्रेरित करने वाले, वो सबसे अलग इंसान हैं जो हमें हमेशा सही रास्तों पर ले जाते हैं। और इसी के साथ हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सब अच्छे हो और अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। चलिए, हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बाबू पॉलीमर क्या है। पॉलीमर क्या है? यह एक ग्रीक वर्ड है और पता है इसमें 2 वर्ड है, एक है पॉली और दूसरा है मर। अब आप कहोगे कि सर इसका मतलब क्या है? तो ये जो पॉली जो वर्ड जो आप देख रहे हो, ये जो पॉली जो वर्ड हम लोग जो देख रहे हैं, इसमें 2 पोर्शन है। पॉली जो हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये जो पॉली वर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है, इतना पॉली, इसका मतलब है मेनी। और ये जो मर जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है यूनिट या पार्ट। हम यूं कहें कि बहुत सारे सिंपल मॉलिक्यूल्स को, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को अगर हम कंबाइन कर दे, जोड़ दे, तो एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बनेगा। वही बड़ा मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएगा? पॉलीमर। और जिस छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को बार बार रिपीट करके हम एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, वो छोटा मॉलिक्यूल्स बाबू क्या कहलाएगा? मोनोमर। हम इसको सिंपल मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, हम इसको रिपीटिंग यूनिट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यही तो वो भाई साहब हैं जो पॉलीमर बनाने में बार 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 यूज हो रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को भी? तो जरा बताइए क्या है पॉलीमर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि अगर हम लोग पॉलीमर की बात करें तो जैसे मान लीजिए यह एक छोटा सा यूनिट है, ये कोई भी एक छोटा सा यूनिट है, फिर दोबारा हम लोग रिपीट करके एक और यूनिट जोड़ दिए, फिर दोबारा रिपीट करके एक और यूनिट जोड़ दिए, फिर रिपीट करके एक और यूनिट जोड़ दिए। तो लगातार हम छोटे छोटे यूनिट को रिपीट कर रहे हैं, बार बार जोड़ रहे हैं, तो यही बन जाएगा क्या चीज? पॉलीमर बन जाएगा। यही क्या बन जाएगा? पॉलीमर बन जाएगा। तो बताइए पॉलीमर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हाई मॉलिक्यूलर मास है। इसकी मॉलिक्यूलर मास 10, 20, 30, 40, 50 नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुता होता है। और कितना होता है बाबू? 10⁻³ से लेकर 10⁻7 तक। और कैसे बनता है? जब हम सिंपल मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? मैंने ऑलरेडी इसको कलर कर दिया है, देखिए था, द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, उसी को बोलते हैं रिपीटिंग यूनिट। कोई दिक्कत किसी को भी? हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और आपको उम्मीद है कि समझ गए होंगे। पॉलीमर क्या है बाबू? एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करो। जब हम लोग छोटे छोटे यूनिट को, रिपीटिंग यूनिट को, सिंपल मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर देंगे तो एक हाई मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड बनेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। ये क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, नॉट माइक्रो, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। इसकी साइज बड़ा होता है। कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम? चलिए, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। आपके मन में एक छोटा सा और सवाल आ गया होगा कि क्या सर सभी जितने भी पॉलीमर्स है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, लेकिन और भी तो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, क्या वो भी
पॉलीमर है ना, ऐसा नहीं है। जितने पॉलीमर है वो माइक्रोमोलिक्यूल्स है, वो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन हर एक मैक्रोमोलिक्यूल्स पॉलीमर होगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि पॉलीमर बनाने में एक हम सिस्टम जैसा बार बार एक छोटे मॉलिक्यूल्स को रिपीट करते हैं, ऐसा होना चाहिए। जैसे आपके सामने क्लोरोफिल, वही क्लोरोफिल जो कहां पर, हरी पत्ती में होती है, जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में काम करता है। इसी के द्वारा हम जो पेड़ पौधा जो होते हैं वो भोजन बनाने का काम करता है। वो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, तो वो मैक्रोमोलिक्यूल्स है। लेकिन बाबू इसका जिस तरह से पॉलीमर में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बार बार जुड़कर, रिपीट होकर, कंबाइन होकर एक बड़े मॉलिक्यूल्स बनाता है, इसमें ऐसी बात नहीं है, इसमें ऐसी बात नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल मैक्रोमोलिक्यूल्स है, लेकिन बाबू क्या ये जो पॉलीमर की बात करें तो वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पॉलीमर वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है, कोई पूछे तो बताना कि पॉलीमर इस तरह का माइक्रोमोलिक्यूल्स है जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, बार बार रिपीट होके जुड़ते हैं, लेकिन क्लोरोफिल में ऐसी कोई बात नहीं है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। आप एक बार देख लीजिए, ऑल पॉलीमर्स आर माइक्रोमोलिक्यूल्स बट ऑल माइक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर। एग्जांपल दिया हुआ है, क्लोरोफिल इज ए माइक्रोमोलिक्यूल बट इट इज नॉट ए पॉलीमर। कोई दिक्कत किसी को, क्लोरोफिल का पिक्चर देख लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मोनोमर्स। आप खुद ही बता दो मोनोमर्स क्या है। अभी अभी तो बताया है ना कि अगर आपको पॉलीमर बनाना है, अगर आपको पॉलीमर बनाना है तो बताइए क्या है पॉलीमर बनाने के लिए सबसे जरूरी का चीज क्या है, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स जिसको हम जोड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो वो सिंपल मॉलिक्यूल्स, वो रिपीटिंग मॉलिक्यूल्स ही क्या कहलाता है, मोनोमर्स। मैंने अंडरलाइन कर दिया है, एक बार देख लीजिए क्या है, द सिंपल मॉलिक्यूल्स, द सिंपल मॉलिक्यूल्स और रिपीटिंग यूनिट व्हिच कंबाइन टू गिव पॉलीमर आर कॉल्ड मोनोमर्स। यानी कि वह सिंपल मॉलिक्यूल्स, वह रिपीटिंग यूनिट जो जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, पॉलीमर का निर्माण करते हैं, वही कहलाते हैं मोनोमर्स। कोई दिक्कत किसी को भी? चलिए बढ़िया है, हम लोग आगे इसका एग्जांपल देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं पॉलीमराइजेशन। अब आप बताओ, जब मोनोमर्स बार बार जुड़कर पॉलीमर बनाएंगे तो ये प्रोसेस ही तो क्या कहलाएगा, पॉलीमराइजेशन। सिंपल सी बात, पॉलीमर बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। यानी कि वैसे प्रोसेस जिसमें पॉलीमर बनाया जाता है वही प्रोसेस क्या कहलाता है, पॉलीमराइजेशन। और किससे बनाया जाता है, तो सिंपल मॉलिक्यूल्स, क्या बोलते हैं उसको, मोनोमर्स। और जो बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं उसको, पॉलीमर। कोई दिक्कत? एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग, पॉलीमराइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। किससे, उसके मोनोमर से, रिस्पेक्टिव मोनोमर से, वही क्या कहलाता है, पॉलीमर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, वही पॉलीमर्स कहलाता है। कोई प्रॉब्लम किसी को? उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर देखिए एन मोनोमर्स है, क्या है, एन मोनोमर्स है, तो वो जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, पॉलीमर्स बनाएगा। एन मोनोमर्स जब आपस में जुड़ जाएंगे तो किसका निर्माण करेंगे, पॉलीमर्स का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, पॉलीमर्स का निर्माण करेंगे। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम किसी को भी? चलिए एक बार हम लोग जल्दी से ऊपर से रिवीजन कर लेते हैं कि पॉलीमर क्या है। तो पॉलीमर हाई मॉलिक्यूलर मास है, जो छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करने से बनते हैं। और पॉलीमर में एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, ग्रीक वर्ड का मतलब क्या होता है, जल्दी कमेंट कर दीजिए। ग्रीक वर्ड में दो बात है, एक को हम लोग पॉली मतलब मर होता है, मेनी बहुत सारा, सॉरी पॉली मतलब मेनी बहुत सारा, और मर मतलब क्या चीज, यूनिट या पार्ट। कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद इसको आपको बता दिए कि जितने भी पॉलीमर्स हैं वो माइक्रोमोलिक्यूल्स है, बट जितने माइक्रोमोलिक्यूल्स है वो पॉलीमर्स नहीं होंगे, ऐसा संभव नहीं है। जैसे क्लोरोफिल एक बड़ा मॉलिक्यूल्स है तो वो क्या चीज़ है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है, बट हम ये बोले कि वो पॉलीमर है तो नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलीमर जैसी बात नहीं है। क्लोरोफिल में ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा मोनोमर्स क्या है,
वह सिंपल मॉलिक्यूल्स, वह भाई साहब जो बार बार रिपीट होते हैं, वह छोटा मॉलिक्यूल्स जो बार बार रिपीट होकर कंबाइन होकर पॉलीमर बनाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमर्स बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को भी। उसके बाद पॉलीमराइजेशन क्या है, तो वैसे प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वैसे प्रोसेस है जिसमें हम लोग पॉलीमर को बनाते हैं, किसके द्वारा, उसके मोनोमर के द्वारा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। कोई प्रॉब्लम किसी को। चलिए अब जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, पॉलीथीन। पॉलीथीन, पॉलीथीन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बाबू, पॉलीथीन। तो इसको बनाने में जो मोनोमर लगा है उसका नाम है इथिन। क्या नाम है, इथिन। अब यहां सिंपल मॉलिक्यूल्स, रिपीटिंग यूनिट कौन है, इथिन। कितने बार लेंगे हम लोग, देखिए यहां पर हम लोग इसको कितने बार लिए हैं, जरा गौर से अगर हम लोग देखेंगे इसको, तो इसको कितने बार लिए हैं, n बार। किसको, इथिन को। तो ये क्या कहलाएगा बोलिए, तो ये कहलाएगा मोनोमर। और इसी को बार बार रिपीट करके जोड़ेंगे तो वो क्या बनेगा, पॉलीथीन। तो ये आपका पॉलीमर हो गया। और ये जो प्रोसेस जो आपको दिखाई दे रहा है, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, पॉलीमेराइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये पॉलीमेराइजेशन कहलाता है। कोई प्रॉब्लम किसी को भी। तो इथिन से पॉलीथीन बनाना पॉलीमेराइजेशन कहलाएगा, और उसमें इथिन क्या कहलाएगा, मोनोमर, और पॉलीथीन क्या कहलाएगा, पॉलीमर। कोई दिक्कत किसी को। और कैसे बनेगा, तो खैर तो हम लोग बाद में देखेंगे कि बनता कैसे। जो डबल बॉन्ड जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, और बार बार फ्री रेडिकल के थ्रू आगे हम लोग इसकी मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। अभी उसकी कहानी नहीं है। चलिए इसको हटा देते हैं, और नेक्स्ट की कहानी हम लोग आगे देखते हैं कि आगे इसमें हम लोगों को क्या करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम लोग देखें तो दो तरह के पॉलीमर होते हैं। एक का नाम होता है होमोपॉलीमर, और एक का नाम होता है कोपॉलीमर। अब आप कहोगे कि सर होमोपॉलीमर क्या होता है। होमो मतलब सेम, और पॉलीमर मतलब, अब आप बताओ पॉलीमर बनाने के लिए सबसे जरूरी का चीज क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे जरूरी का चीज क्या है, मोनोमर। तो किसी पॉलीमर में एक ही प्रकार के मोनोमर हो सकते हैं, और किसी पॉलीमर में दो या दो से अधिक प्रकार के मोनोमर्स हो सकते हैं। तो वैसा कोई भी पॉलीमर जिसमें केवल एक ही टाइप के मोनोमर्स का यूज किया गया है, उसी को बोलते हैं होमोपॉलीमर्स। जैसे अभी अभी आपने एग्जाम्पल देखा पॉलीथीन। तो पॉलीथीन बनाने में किसकी जरूरत था, इथिन का। किसकी जरूरत था, इथिन का। एक ही प्रकार के बार बार हम लोग इथिन को जोड़कर किसका निर्माण कर रहे थे, पॉलीथीन का। तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोपॉलीमर। जैसे पीवीसी बनाने में विनाइल क्लोराइड यूज करते हैं, तो पीवीसी में केवल एक ही प्रकार के मोनोमर है जिसका नाम है विनाइल क्लोराइड। पैन, एक्राइलोनाइट्राइल, इसमें भी केवल एक ही प्रकार के मोनोमर्स है। टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोइथेन, इसके मोनोमर्स के नाम है जिससे ये बनते हैं, इसमें भी केवल एक ही प्रकार के मोनोमर्स यूज हुआ है। नायलॉन 6 कैप्रोलैक्टम, इसके मोनोमर्स है, इसी को बार बार रिपीट करके बनाते हैं। पॉलीथीन अभी अभी पर इसके मोनोमर्स इथिन है। नेचुरल रबर का क्या होता है, आइसोप्रीन। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एक बार देख लीजिए, वैसा कोई भी पॉलीमर जिसमें केवल एक ही प्रकार के मोनोमर्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप समझ गए होंगे क्या है, जरा देख लीजिए। था ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर, केवल एक ही टाइप के मोनोमर्स यूज किया जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं होमोपॉलीमर्स। उम्मीद है अच्छे से आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, कोपॉलीमर। बाबू क्या है, अभी अभी तो बोले ना, को मतलब दो या दो से अधिक। जब किसी पॉलीमर को हम बनाते हैं तो उसमें अगर मोनोमर्स दो या दो से अधिक प्रकार का यूज किया गया है, तो आप समझ जाइएगा कि वो कोपॉलीमर है। और वो बनाने का प्रोसेस क्या कहलाएगा, कोपॉलीमराइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोपॉलीमराइजेशन कहलाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को भी। यहाँ अंडरलाइन मैंने कर दिया है, देख लीजिए जरा क्या है अंडरलाइन किया हुआ, 2 और मोर टाइप ऑफ मोनोमर। कितने प्रकार का देखे था, 2 और 1 टाइप ऑफ मोनोमर, मोर देन 1 टाइप ऑफ मोनोमर, 2 और मोर, कोई दिक्कत ऐसे भी नहीं है। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, पॉलीमराइजेशन कहलाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को भी। चलिए उम्मीद है कि आप ये अच्छे से समझिए। सब देखिए बेकेलाइट, भाई बेकेलाइट में क्या होता है, बेकेलाइट में क्या होता है बाबू, तो बेकेलाइट में 2 मोनोमर्स होते हैं, एक का नाम होता है फिनॉल और दूसरा का नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। एक का नाम होता है फिनॉल और दूसरा का नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड।
तो देखिए बेकेलाइट बनाने में 2 तरह के मोनोमर्स यूज किया गया। उसी तरह से नायलॉन 6 में 2 होते हैं, नाम ही है 6, इसका मतलब ही होता है कि दोनों मोनोमर में 6 कार्बन है। हम लोग आगे देखेंगे। हालांकि इसको मोनोमर है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और दूसरा क्या चीज बाबू, एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, ठीक है। 2 मोनोमर, ब्यूना एन में भी 2 है, ब्यूटाडाइन, ब्यूटा 1,3 डाइन या ब्यूटाडाइन बोल सकते हैं, और एन मतलब एक्राइलोनाइट्राइल। ब्यूना एस में भी 2 है, ब्यूटाडाइन। अच्छा हाँ, आपको कि सर ये सब बोल क्या रहे हो आप, ये सब मोनोमर्स है जो आपको याद ही करना पड़ेगा, और विथ स्ट्रक्चर, और इसका यूज भी आपको याद करना पड़ेगा। तो हम लोग आगे देखेंगे कि पॉलीमर का स्ट्रक्चर क्या है, मोनोमर का स्ट्रक्चर क्या है, हम लोग सब एक साथ हम लोग देख लेंगे। कौन से मोनोमर से बनते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और कैसे पॉलीमर बनते हैं, वो सब के सब एक साथ हम लोग एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर में देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे यहाँ तक आने से पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, फिर से शुरू से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मेरे साथ अभी रिवीजन कीजिएगा। चलिए बस पहला बताइए जल्दी से कि पॉलीमर क्या है। तो बोलिएगा कि हाई मॉलिक्यूलर मास वाला एक कंपाउंड है, हम कह सकते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स है, जिसमें सिंपल यूनिट, रिपीटिंग यूनिट बार बार क्या हुआ है, ऐड हुआ है, और साथ साथ में क्या कंबाइन हुआ है और एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाया है। बात खत्म हो गया। कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, एक कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। मोनोमर्स क्या है, जो सिंपल यूनिट जिसको बार बार हम जो लार्जर नंबर बोले थे ना, कहने का मतलब जो सिंपल यूनिट जो है, ये जो रिपीटिंग यूनिट है, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है, जो बार बार यूज होकर पॉलीमर बनाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मोनोमर्स। और ये बनाने का प्रोसेस कहलाता है पॉलीमराइजेशन। अगर किसी पॉलीमर में एक प्रकार के मोनोमर है तो उसको होमोपॉलीमर बोलेंगे, और किसी पॉलीमर में 2 या 2 से अधिक प्रकार के मोनोमर है तो हम उसे कोपॉलीमर बनेंगे। चलिए अब है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, बहुत सारा है। अब देखिए इसमें क्या क्या है। पहला है सोर्स के आधार पर, नेचुरल पॉलीमर, नाम से ही बता रहा है, वैसे पॉलीमर जो नेचर से मिलेंगे, मतलब एनिमल और प्लांट से मिलेंगे, जैसे प्रोटीन, करेंगे हम लोग इस पे चर्चा। सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, स्ट्रक्चर के आधार पर लिनियर, ब्रांच चेन, क्रॉस लिंक, फोर्स के आधार पर, मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, और लास्ट क्या पॉलीमराइजेशन के आधार पर, बनाने के आधार पर, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के आधार पर एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। और आज के लेक्चर में हम लोग 3 क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और चौथे क्लासिफिकेशन हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए अब आ गया फर्स्ट क्लासिफिकेशन पॉलीमर की, किसके आधार पर, सोर्स या ओरिजिन। अरे भाई तो फर्स्ट का नाम है नेचुरल पॉलीमर, इतना आसान है। वैसा कोई भी पॉलीमर जो कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से ऑब्टेन्स होते हैं, नेचर से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल पॉलीमर। एनिमल और प्लांट से, उसी को बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर। जैसे प्रोटीन, बोलिए और क्या, प्रोटीन के अलावा सेलुलोज ग्लूकोज से बनते हैं, स्टार्च ग्लूकोज से बनते हैं, ग्लाइकोजन ग्लूकोज से बनते हैं, डीएनए आरएनए, ये प्रोटीन जो अल्फा एमिनो एसिड से बनते हैं, ये सब उसके मोनोमर्स हैं। तो ये सब के सब कहाँ से, ये सब के सब कहाँ से, नेचर से प्राप्त होते हैं। नेचुरल रबर, रबर का पेड़ होता है, उसमें लैटेक्स होते हैं, उसी लैटेक्स में रबर और पानी मिक्स होता है, उसी रबर को हम लोग नेचुरल रबर बोलते हैं, जिसके मोनोमर्स आइसोप्रीन होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगर नेक्स्ट की बात करेंगे, तो सिंथेटिक पॉलीमर। अब नेचुरल पॉलीमर के अलावा भी 2 पॉलीमर जैसे पॉलीथीन, इसको कहाँ पे बनाया गया, लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में। तो ऐसे पॉलीमर जो कहाँ पे बनते हैं, लेबोरेटरी में बनते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। क्या बोलते हैं उसको, सिंथेटिक पॉलीमर। मैंने अंडरलाइन कर दिया है, प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी आर कॉल्ड सिंथेटिक पॉलीमर। इसको मैनमेड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को भी। एग्जाम्पल देख लीजिए, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, ब्यूनाइन, ब्यूनाइस, बहुत सारे एग्जाम्पल है, कोई प्रॉब्लम। चलिए सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अब सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, जिसे देखिए रबर, जो नेचुरल रबर जो होते हैं वो हम लोग कहाँ से, रबर के प्लांट से, मतलब लैटेक्स से प्राप्त करते हैं। उसमें कुछ डिमेरिट होता है, जैसे वो चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है, जल्दी टूट जाता है, उतना ज़्यादा इलास्टिक नहीं होता है,
इन सभी गुणों को सुधार करने के लिए हम इंसान उसमें पता है क्या किए, सल्फर मिला के उसे गर्म कर दी। अब जो रबर बना उसको हम लोग बोलते हैं वल्कनाइज्ड रबर। तो कहने का मतलब सेमी सिंथेटिक, हम यूं कहें कि मिलता तो नेचर से ही है, लेकिन हम लोग उसकी प्रॉपर्टी में सुधार कर देते हैं, मतलब हम उसका मॉडिफिकेशन कर देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलो एक बार जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। सोर्स और नेचर के आधार पे पॉलीमर कितने तरह का हुआ बाबू, जल्दी बताओ। नेचर से मिले, एनिमल प्लांट से मिले तो नेचुरल, लेबोरेटरी में बने, प्रयोगशाला में बने तब हम उसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक। और क्या बोलिए, नेचर से मिलेगा लेकिन उसकी प्रॉपर्टी में अगर हम सुधार कर लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, जल्दी बताइए। उसको हम लोग बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। जैसे अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें तो आपके सामने लिखा हुआ है, क्या चीज़ है, एक तो पहला नंबर सेलुलोज नाइट्रेट है। अगर हम लोग दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा कौन हो जाएगा, सेलुलोज एसीटेट हो जाएगा। दूसरा अगर बात करें तो सेलुलोज एसीटेट हो जाएगा। और एक क्या चीज़ है, वल्कनाइज्ड रबर हो जाएगा। सेलुलोज एसीटेट को हम लोग क्या बोलते हैं, रियोन भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। और आप बताओ, पॉलीमर अगर आपको बनाना है तो मोनोमर्स को ज्वाइन करना होगा, एक दूसरे से लिंक करना होगा, तो स्ट्रक्चर तो बनेगा ना। अब जैसे देखिए, स्ट्रक्चर देखिए, अगर आपको समझ में आ जाएगा, जैसे स्ट्रक्चर देखिए, इस स्ट्रक्चर में आपको पता चल रहा होगा कि ये जो पॉलीमर का जो हमें स्ट्रक्चर जो वाला दिखाई दे रहा है, वो स्ट्रक्चर कैसा है, लिनियर है, लॉन्ग एंड स्ट्रेट, लिनियर है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, लिनियर पॉलीमर। कहानी खत्म हो गया। अब पढ़ लेते एक बार। वैसे पॉलीमर जिसमें मोनोमर ज्वाइन करते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, और जुड़कर क्या बनाता है, लॉन्ग लिनियर चेन, लॉन्ग लिनियर चेन, उसी को हम लोग बोलते हैं लिनियर पॉलीमर। लॉन्ग लिनियर चेन, उसी को क्या बोलते हैं, लिनियर पॉलीमर। और इसकी पैकिंग अच्छी होती है। इन शॉर्ट में क्या, ये ठूस ठूस के भरा होता है, हर एक एटम एक दूसरे के पास आया हुआ रहता है, खाली जगह कम होता है, इसलिए इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होता है, मतलब हम आसानी से इसको नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्लोज पैकिंग होता है। चलिए अब कोई मन में चल रहा होगा इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल हाई डेंसिटी पॉलीथीन, याद रखिएगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। कोई प्रॉब्लम, नायलॉन, नायलॉन याद रखिएगा, नायलॉन। उसके अलावा क्या, पीवीसी, पॉलिस्टर, सब में लिनियर है। अच्छा अभी कहिएगा सर आपने एक वर्ड चर्चा किया था, पैकिंग। आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप गौर से देखोगे तो दो पिक्चर दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग दोनों पिक्चर में देखेंगे, इस पिक्चर में देखिए ये पैकिंग है, ये सब स्फीयर है, देखिए बीच में जगह खाली है, लेकिन इसमें देखिए इसमें जगह कम खाली है। तो ये दोनों अगर की बात करें, ये दोनों के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग पैकिंग की बात करें तो फर्स्ट पिक्चर की पैकिंग थोड़ी खराब है, लेकिन इस पिक्चर की बात करें तो वो पैकिंग अच्छा है। ये हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट में हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और इसको बोलते हैं हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये अलग की कहानी है। हम यूँ कहें कि यहाँ जो लिनियर पॉलीमर है उसकी पैकिंग अच्छे से होती है, मतलब उसमें खाली जगह कम है, इसलिए उसकी डेंसिटी ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। ये तो हो गया। अब देखिए लिनियर पढ़ लिए, ब्रांच क्या है भाई, तो देखो लिनियर चेन है। यहाँ अगर इस पिक्चर में गौर से देखोगे तो ये वाला क्या है, अगर हम लोग देखेंगे तो ये बिल्कुल सीधा चेन है। देखिए ये भी क्या चीज है, ये भी सीधा चेन है, लेकिन इस सीधा चेन में हम लोग क्या लगा दिए, ब्रांच लगा दिए। इस सीधा चेन की अगर हम लोग बात करें तो कुछ ब्रांच भी लगा दी जिसकी डिफरेंट लेंथेज है, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर। क्या बोलते हैं उसको, ब्रांच चेन पॉलीमर। हम लोग आते हैं यहाँ पर, ब्रांच चेन पॉलीमर में क्या है, वैसे पॉलीमर जिसमें जो मोनोमर्स है वो एक दूसरे से जुड़ेंगे, जिसमें मोनोमर्स जो है वो एक दूसरे से जुड़ेंगे, लेकिन कैसे जुड़ेंगे भाई बताइए, लॉन्ग स्ट्रेट जुड़ेंगे, सीधा जुड़ेंगे, लेकिन उसमें कुछ ब्रांच भी होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर। अब इसकी पैकिंग अच्छा नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा, ठूस ठूस के नहीं भर पाएंगे, कुछ खाली जगह रहेगा, इसलिए इसकी डेंसिटी लो होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा फिर, और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी लो होगा। इसका एग्जांपल लो डेंसिटी पॉलीथीन। क्या चीज, लो डेंसिटी पॉलीथीन। और भी है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है। चलिए नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्रॉस लिंक पॉलीमर अभी अभी आपने देखा, अगर इस पिक्चर को आप देखो, इस पिक्चर को देखोगे आपको पता चल जाएगा। अगर गौर से देखोगे तो इसमें क्या है, एक है लिनियर, ये भी क्या है, लिनियर। ये पॉलीमेरिक चेन सब है जो मोनोमर्स आपस में जुड़े हैं। और अब क्या हो गया, एक दूसरे से जुड़ गया,
यहाँ भी देखिए ये एक दूसरे से जुड़ गया, यहाँ भी देखिए ये भी एक दूसरे से जुड़ गया, और यहाँ भी देखिए ये भी एक दूसरे से जुड़ गया। यही तो भाई क्या चीज है, यही तो क्या चीज है, क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर है। तो वैसे पॉलीमर जिसमें मोनोमर्स एक दूसरे से क्रॉस लिंक के थ्रू जुड़ जाते हैं, जो मोनोमर्स जो होते हैं वो ज्वाइन करते हैं क्रॉस लिंक के थ्रू, और जुड़कर 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाता है, जाल जैसा बनाएगा, उसी को बोलते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर। और ये रिजिड होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं, और ब्रिटल मतलब हथौड़ी से मारिएगा तो चूर चूर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है। इसका एग्जाम्पल बेकेलाइट और मेलामाइन। वही बेकेलाइट है जिससे हम लोग स्विच बनाते हैं, और यही मेलामाइन है जिससे हम लोग न टूटने वाला बर्तन यानी कि अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनते। तो चलिए इसको फिर से दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पर कितने तरह का हुआ बाबू, जल्दी कमेंट जल्दी बताइए, स्ट्रक्चर के आधार पर कितने तरह का हुआ। अगर लॉन्ग एंड स्ट्रेट, यहाँ देखिए पिक्चर देख लीजिए, लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन हो, मोनोमर्स आपस में जुड़ेंगे, वैसा कोई भी पॉलीमर जिसमें मोनोमर्स जुड़ते हैं लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग लिनियर चेन, मतलब आपस में जुड़कर लंबा सीधा चेन बनाए, उसी को हम लोग बोलते हैं लिनियर पॉलीमर। इसकी पैकिंग अच्छी होती है, इसलिए इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। इसका एग्जांपल हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो ब्रांच चेन पॉलीमर। बाबू ब्रांच चेन पॉलीमर क्या है, ब्रांच चेन पॉलीमर क्या है, जल्दी बताइए। देखिए लॉन्ग लिनियर तो है ही, अगर हम लोग देखें तो लॉन्ग लिनियर है, लेकिन साथ साथ में डिफरेंट लेंथ का कुछ ब्रांच भी इसमें लग जाता है। मोनोमर्स आपस में जुड़कर लिनियर चेन बनाते हैं, लेकिन विथ सम ब्रांचेज जिसका लेंथ अलग अलग होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। अब इसकी डेंसिटी समझ गए होंगे, अच्छे से पैकिंग नहीं होगा, ठूस ठूस के नहीं भर सकते हैं, लो डेंसिटी होगा, खाली जगह ज्यादा होगा। उसके अलावा इसका एग्जाम्पल लो डेंसिटी पॉलीथीन, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। चलिए नेटवर्क पॉलीमर या क्रॉस लिंक क्या है, इसमें भी मोनोमर्स जुड़ेंगे लेकिन क्रॉस लिंक के थ्रू, क्रॉस लिंक के द्वारा, मतलब एक दूसरे से जुड़ जाए, क्रॉस लिंक कर लेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्रॉस लिंक टुगेदर टू फॉर्म ए 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाएगा, जाल जैसा बनाएगा, उसी को बोलते हैं। रिजिड हार्ड होता है, और ब्रिटल मतलब हथौड़ी से मारिएगा तो चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मॉलिकुलर फोर्स के आधार पर, भाई जब पॉलीमर्स एक दूसरे से जुड़कर चेन बना रहे हैं तो वो चेन्स के बीच में भी तो फोर्स होगा ना, उसी फोर्स के आधार पर हम लोग पॉलीमर को बांट रहे हैं, मतलब मॉलिकुलर फोर्स, इंटरमॉलिकुलर फोर्स के आधार पर। उसमें फर्स्ट है इलास्टोमर। फर्स्ट क्या चीज है, इलास्टोमर। अब कहोगे सर इसके नाम में ही है इलास्टोमर्स, इलास्टिक प्रॉपर्टी, रबर जैसे, मतलब इस कैटेगरी में जितने भी रबर्स है सबको रखा गया है। हम इसको खींचेंगे तो इसका लेंथ बढ़ जाएगा, छोड़ देंगे तो फिर अपने ओरिजिनल लेंथ पर चला आएगा। मतलब वैसे पॉलीमर जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, रबर जैसी होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टोपॉलीमर। एक बार पढ़ लीजिए, द पॉलीमर्स व्हिच हैव इलास्टिक प्रॉपर्टीज लाइक रबर। अब आप खुद सोचो, इसमें पॉलीमर्स चेन के बीच में जो मोनोमर्स आपस में जुड़कर जो पॉलीमेरिक चेन बनाते हैं, वो पॉलीमेरिक चेन के बीच में भी तो फोर्स होगा। वो फोर्स कैसा होगा, काफी बिग, बहुत कम फोर्स होगा। तो वही लिखा हुआ है कि द पॉलीमर्स इन व्हिच पॉलीमर चेन्स आर लिंक टुगेदर या हेल्ड टुगेदर, एक दूसरे से जुड़े होते हैं बाय बिगेस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, काफी कमजोर आकर्षण फोर्स के द्वारा, बल के द्वारा, उसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टोमर। जितने भी रबर है सब इसके एग्जांपल है, जैसे नेचुरल रबर हो गया, ब्यूनाइन हो गया, ब्यूनाएस हो गया, नियोप्रीन हो गया, उसके अलावा बल्कनाइज्ड रबर भी हो गया। प्यारे बच्चों देख लीजिए, बिल्कुल स्प्रिंग वाली देख लीजिए, ये स्टैट में है, इसको हम लोग थोड़ा सा दबा दिए तो इसका लेंथ घट गया, फिर इसको जरा हम लोग खींचे तो इसका लेंथ बढ़ गया, बिल्कुल इसी तरह का होगा। कोई प्रॉब्लम? यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से अगर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इलास्टोमर से पहला तो क्वेश्चन ये बच जाएगा कि इलास्टोमर का एग्जाम्पल क्या है। तो याद रखिएगा जितने भी रबर है, चाहे वो नेचुरल रबर हो, चाहे वो वल्कनाइज्ड रबर हो, चाहे ब्यूनाइन हो, चाहे ब्यूनाएस हो, ये सब के सब नियोप्रीन हो। और क्या क्वेश्चन बनेगा, इसमें कैसी फोर्स होती है, तो बोलिएगा कि बिगेस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है। फाइबर्स, फाइबर्स, फाइबर्स क्या है भाई, देखो पॉलीमेरिक चेन के बीच में अगर H बॉन्डिंग आ जाए, H बॉन्डिंग आ जाए, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन आ जाए, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स आ जाए, उसी कैटेगरी में आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फाइबर्स। तो ऐसा कोई भी पॉलीमर जिसमें पॉलीमेरिक चेन एक दूसरे से जुड़ेंगे, लेकिन कैसे,
स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स के द्वारा, जैसे कि एच बॉन्डिंग, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन के द्वारा, उसी को बोलते हैं फाइबर्स। एक क्रिस्टलाइन होते हैं, एक प्रकार का सॉलिड होता है ये। उसके अलावा इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, मतलब खींचेंगे तो जल्दी नहीं टूटेगा, लेकिन इसकी इलास्टिसिटी कम है, मतलब रबर जैसी वो नहीं है। एग्जाम्पल में ना पॉलीएमाइड, आगे हम लोग देखेंगे, जैसे नायलॉन 6 हो गया, डिक्रॉन हो गया, इसमें एच बॉन्डिंग होता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसमें क्वेश्चन पूछ देगा कि पहला तो क्वेश्चन ये पूछ देगा यहाँ से कि कौन ऐसा पॉलीमर है जिसमें एच बॉन्डिंग होता है। तो ध्यान रखिएगा, फाइबर्स में एच बॉन्डिंग होता है। भाई एच बॉन्डिंग आप जानते हो नहीं, ये तो टेंसाइल स्ट्रेंथ की कहानी है। ये नायलॉन है पिक्चर में देख लीजिए, और डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन देख लीजिए। अगर आप इस पिक्चर में देखोगे तो दो मॉलिक्यूल्स है ना, ये देखिए HCl है और ये HCl है। HCl में हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है, दोनों आपस में क्या किया हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया हुआ है, शेयरिंग किया हुआ है। लेकिन आप सभी जानते हो कि क्लोरीन बहुत कमीना होता है। ई कमीना क्या करेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपने तरफ शिफ्ट करेगा, दहेज स्वरूप यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। अब HCl एक ही मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, अगला भी मॉलिक्यूल्स होगा, फिर वही सेम कहानी। अब बताइए इस माइनस और इस प्लस के बीच में इंट्रैक्शन होगा या नहीं होगा, इसी को बोलते हैं एक पोल दूसरा पोल, यानी कि डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। और एच बॉन्डिंग किसके किसके बीच में होता है बाबू, एच बॉन्डिंग होता है। अगर हम लोग एच बॉन्डिंग की अगर हम लोग बात करें तो एच बॉन्डिंग की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो आप सभी ध्यान रखना, एच बॉन्डिंग होता है किसके बीच में, एक तो होना चाहिए हाइड्रोजन, ठीक है, और दूसरा किसके बीच में होना चाहिए, FON, FON। F मतलब फ्लोरीन, O मतलब ऑक्सीजन और N मतलब नाइट्रोजन। यही कंडीशन होता है किसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। कोई प्रॉब्लम किसी को। चलो अब हम लोग अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट अगर हम लोग चले अगला बात की हम लोग बात करते हैं। अगला नेक्स्ट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या है ये, देखे होंगे आप लोग, कुछ ऐसे पॉलीमर हैं जिनको आप अगर आप गर्म करोगे ना तो वो मुलायम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे भी पॉलीमर्स हैं, कुछ ऐसे भी पॉलीमर्स हैं जिसको अगर हम लोग गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब मुलायम हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग उसको ठंडा कर दे तो वो हार्ड हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसे भी पॉलीमर है जिसको अगर हम लोग गर्म कर दे, क्या कर दे, गर्म कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, गर्म करेंगे तो वो मुलायम हो जाएगा। लेकिन अगर ठंडा कर दे, कूलिंग करेंगे तो वो हार्ड हो जाएगा। उसी को बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। और आप सब ध्यान रखना कि इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो किसके किसके बीच में होता है, फाइबर से ये कमजोर होते हैं, फाइबर से ये कमजोर होते हैं, लेकिन किससे, फाइबर से कमजोर होते हैं लेकिन किससे, इलास्टोमर से मजबूत होता है। तो याद रखिएगा इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं। क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं। प्यारे बच्चों समझ गए। वैसे पॉलीमर जिसको अगर हम लोग गर्म करेंगे तो मुलायम हो जाएगा, लेकिन ठंडा करेंगे तो हार्ड हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी पॉलीमर को हम लोग बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। और इसमें फोर्स कैसा होता है, तो इलास्टोमर से ज्यादा और फाइबर से कम, इलास्टोमर से ज्यादा और फाइबर से कम, मतलब इंटरमीडिएट फोर्स होता है। चलिए इसका एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ फोर्स की ऑर्डर देख लीजिए। फाइबर सबसे मजबूत स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, इलास्टोमर की बात करें तो वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, और थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो इंटरमीडिएट। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि नायलॉन 6 PVC ब्यूना, इसमें तो नायलॉन 6 क्या है, थर्मोप्लास्टिक है, स्ट्रॉन्ग होगा तो सबसे ज्यादा फोर्स, फाइबर होगा तो सबसे ज्यादा फोर्स, थर्मोप्लास्टिक कौन आ जाएगा, PVC आ जाएगा, तो उसमें बीच का फोर्स आ जाएगा, और इलास्टोमर में ब्यूनाइस आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को भी, समझ गया ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्मोसेटिंग। भाई सेट हो गया तो सेट हो गया, ये बात सेटिंग वाला है, वो सेटिंग नहीं, दूसरा सेटिंग है। कहने का मतलब ये है कि इसको अगर हम लोग गर्म करेंगे तो परमानेंट चेंजिंग होगा, क्योंकि इसमें क्रॉस लिंक होते हैं। लिंक वाला नहीं, वो लिंक पिंक पता नहीं एक गाना है, वो ऐसी वाली बात नहीं। हाँ लिंक वही समझो। कहने का मतलब इसमें जो लिंकिंग होता है, क्रॉस लिंक होते हैं, इसलिए इसको गर्म करोगे तो परमानेंट चेंज होगा। मतलब ये कमीना जल जाएगा, सख्त लौंडा है ये कमीना जल जाएगा, लेकिन कहेगा कि नहीं हम जैसा है वैसा ही रहेंगे। उसी को बोलते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। मतलब इसको आप दोबारा इसको नहीं बना सकते हो, इसका दोबारा शेप नहीं चेंज कर सकते। जैसे बेकेलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड हो गया। अब दोनों के बीच का डिफरेंस बड़ा आसान है। इसको आप गर्म करोगे तो मुलायम हो जाएगा, इसको ठंडा करो, उसी को ठंडा करोगे तो कठोर हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। इसको अगर आप गर्म करते हो तो परमानेंट चेंजिंग होगा। इसमें लिनियर स्ट्रक्चर होता है जो आप जान चुके हो, इसमें क्रॉस लिंक होता है,
ये लेस ब्रिटल होता है, मतलब कम भंगुर होता है, हथौड़ी से मारने पर कम चूर चूर होता है। और किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे पेट्रोल में, क्लोरोफॉर्म में, अल्कोहल में, बेंजीन में, ईथर में, ये घुल जाता है, लेकिन ये ज़्यादा ब्रिटल होते हैं। मतलब इसको हथौड़ी से मारिएगा तो चूर चूर हो जाएगा, और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल में नहीं घुलेगा। दे आर रिवर्सिबल, मतलब थर्मोप्लास्टिक को अगर हम चाहे तो उसको गर्म करके पिघला के फिर दोबारा बना सकते हो, उससे जो चाहे तो उसका दोबारा शेप कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसमें परमानेंट चेंज होता है। आप चाहोगे इसको दोबारा इससे कुछ बना ले तो वो संभव नहीं है। तो इसका ना तो रिकास्ट हो सकता है, ना रीसेप्स हो सकता है, ना हम लोग रीमाउल्ट कर सकते हैं। चलिए, और हम लोग जानेंगे कि इसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है और उसमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। एक बार हम लोग इस चारों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग कहाँ से बात कर रहे थे, यहाँ से। चलिए जल्दी एक बार कमेंट करिए, इलास्टोमर क्या है भाई, कमेंट, सॉरी एक्चुअली में फर्स्ट क्लास है और लाइव क्लास के कारण ऐसी प्रॉब्लम हो जा रही है। हम लोग धीरे धीरे ध्यान रखेंगे। इलास्टोमर क्या होता है, हम धीरे धीरे ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब इलास्टोमर क्या होता है, वैसे पॉलीमर जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, रबर जैसी होती है और वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, उसी को इलास्टोमर बोलते हैं। और हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो भाई क्या है, फाइबर्स। फाइबर्स क्या है बाबू, फाइबर्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, ठीक है, एच बॉन्डिंग होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में नायलॉन आ जाएगा, एच बॉन्डिंग। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो थर्मोप्लास्टिक है, जिसको अगर आप गर्म करोगे तो मुलायम होगा, लेकिन ठंडा करोगे तो हार्ड हो जाएगा। इसमें फोर्स कैसी होती है, दोनों के बीच में। फाइबर से बेचारा कमजोर होता है, लेकिन इलास्टोमर से मजबूत होता है, ठीक है, वही बात है। इसमें फोर्स का ऑर्डर हम दे दिए, सबसे मजबूत फाइबर, उससे कमजोर थर्मोप्लास्टिक और सबसे कमजोर इलास्टोमर। चलिए, थर्मोसेटिंग क्या है, थर्मोसेटिंग का मतलब सेट हो गया तो हो गया, परमानेंट चेंजिंग होगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चों आप सब अच्छे होंगे और अपनों का ख्याल रखिए। जो सिचुएशन उस सिचुएशन में हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे और अपने को ख्याल रखें और मन लगा के पढ़िए, पढ़ाई जारी रहे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इसको ख़त्म करके फिर से हम लोग ऑर्गेनिक और इसके क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। चलिए।